9 अक्टूबर 2024 भारत के लिए सबसे दुखद दिन रहा। वर्ल्ड मीडिया छापता है कि आज एक युग का अंत हुआ है। सर रतन टाटा, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, भारतीय इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय उद्योगपतियों का जब भी जिक्र होगा, सबसे पहले सर रतन टाटा जी का नाम लिया जाएगा, जो कि न केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में बल्कि एक अद्भुत इंसान के रूप में हम सबको हमेशा प्रेरित करते रहे। जहां बाकी बिजनेसमैन अपनी बैंक बैलेंस और नेटवर्क को बढ़ाने में जुटे रहे, वहीं सर रतन टाटा जी ठीक इसके उल्टा सोचे कि ऐसा काम किया जाए जिससे देश का नाम रोशन हो, देश आगे जाए। अपने से पहले हमेशा देश को आगे रखे, सबको साथ लेकर चले, विश्व पटल पर भारत की छवि को मजबूत किया। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को अपना कंपटीटर नहीं माना। लोगों तक साफ मैसेज पहुंचाया कि टाटा का मतलब ट्रस्ट। 6 महाद्वीप, 100 से अधिक देशों में टाटा अंपायर को खड़ा किया। इंसल्ट करने वाली कंपनी को ही खरीद कर उसका जवाब दिया। एक बार जो वादा कर दिए उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति रहे सर रतन टाटा। इन्होंने शादी क्यों नहीं की, जानेंगे इस वीडियो में। और एक सच्चाई, सही एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि टाटा ग्रुप्स बिजनेस तो नहीं कर रहा, वह भारत को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। इस पूरे वीडियो में हम रतन जी को सर के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने इन्हें हॉनरिएट नाइट की उपाधि से नवाजा है और लोग इन्हें लंदन में सर के नाम से पुकारते हैं। सर रतन टाटा जी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में एक ही वीडियो में बात करना संभव नहीं है, तो आने वाले कई छोटे छोटे वीडियो में सर रतन टाटा जी की उपलब्धियों को हम लाते रहेंगे। ये वीडियो सर रतन टाटा जी के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। तो आइए जानते हैं सर रतन टाटा जी के जीवन के बारे में। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सर रतन टाटा के ऊपर ही बेस्ड होगा, बाकी किसी आने वाले वीडियो में हम टाटा एम्पायर्स की भी बात करेंगे। सर रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को टाटा परिवार में हुआ। पिता नवल टाटा, माँ सोनू टाटा का कुछ ही समय बाद डिवोर्स हो गया, तो इनका बचपन दादी जी नवाजीबाई टाटा के साथ बीता। 1955 में मात्र 17 वर्ष की आयु में यूएसए के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। 1962 में आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन पूरी किए। उसके बाद 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरा किया। अमेरिका से भारत आए तो पहली नौकरी जमशेदपुर टाटा स्टील में लगी। कंपनी की अच्छी समझ हो, इसलिए मजदूरों के साथ रहे ताकि मजदूरों की परेशानियों को सही ढंग से समझा जा सके। कई बार तो ये वर्कर्स के साथ ही काम करने लगते थे। यहाँ पर रतन सर का एक कथन है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। सर रतन टाटा जब टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने, तब टाटा ग्रुप्स की नेटवर्क थी 14,000 करोड़, और जब रिटायर हुए तब तक 5,25,000 करोड़ कर चुके थे। और आज के रेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप 25 लाख करोड़ के साथ मार्केट कैप है। हालांकि इस पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि टाटा एम्पायर्स कैसे इतना बड़ा हुआ। 26/11 का मुंबई अटैक जो किसी से छुपा नहीं है। ताज होटल में जितने भी एम्प्लॉय थे, उनके परिवार को 80-80 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। उनके परिवार को लाइफ टाइम सैलरी दी। उनके बच्चों की शादी, पढ़ाई की भी जिम्मेदारी खुद ही उठाए। अब ये बातें टाटा सर तो बोल दिए थे तो 5 से 7 साल भी लग सकता था, लेकिन नहीं, टाटा सर ने बोला कि अगर बोल दिए हैं तो इसको मात्र 20 दिनों के अंदर में पूरा किया जाना चाहिए। और मात्र 20 दिनों के ही अंदर में टाटा ग्रुप्स ने ये सारे कंपनसेशंस को दिए। और वहीं रही सरकार की बात, तो आज तक सरकार ने कई लोगों की कंपनसेशन को पेंडिंग रखा हुआ है। यही नहीं, ताज के आसपास चल रहे राहगीर, पुलिस वाले, ठेले वालों को भी मौत हुई तो उनको भी कंपनसेशन दिया। अब इतनी ज्यादा गोलीबारी, खून खराबा लोग देखे हैं तो कहीं उनका दिमागी हालत ठीक है या नहीं ठीक है, इसके लिए लोगों को पर्सनल डॉक्टर तक हायर किए। इसके बाद एक और घटना घटी। अब 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है, बम ब्लास्ट हुए हैं, तो जिससे होटल डैमेज हो गया। होटल को ठीक करने के लिए रतन सर टेंडर निकालते हैं और जिसका भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा उसको टेंडर मिल जाएगा। तो दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए, जिसमें से 2 लोग पाकिस्तान से भी थे, जिनको रतन जी ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी यही नहीं रुके, वे सीधा रतन जी से मिलने मुंबई ही चले आए। ये जो पाकिस्तानी थे बहुत अच्छा ही प्रपोजल बनाए थे और इनका कॉस्ट भी सफिशिएंट था। फिर भी रतन जी उनको दिन भर बाहर बैठाए रहे और शाम होते होते उनको बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आया करो, ऐसे नहीं मिलेंगे सर। रतन सर इन पाकिस्तानियों से बात तक भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो हमला हुआ था वो इन्हीं के देश से थे। अब पाकिस्तानी यही नहीं रुके, वे सीधा दिल्ली चले गए। एक मंत्री से बात
बात करने और मंत्री से बोले आप हमारी रतन जी से मीटिंग करवा दीजिए, हम उनका होटल ठीक कर देंगे। मंत्री जी ने रतन सर के पास तुरंत कॉल किया और बोले 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैन आए हैं जो हमारे मित्र हैं, आपका ये होटल ठीक करना चाहते हैं तो आप इनको ही टेंडर दे दीजिए और नहीं देना चाहते हैं तो एक मीटिंग ही इनसे आप कर लीजिए। उधर से रतन सर जी का जवाब आता है कि तुम बेशर्म हो सकते हो पर मैं नहीं। इसके बाद रतन सर तुरंत कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद रतन सर एक और बड़ा निर्णय लेते हैं। हमले से पहले टाटा मोटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी से टाटा सोमो की एक बड़ी डील कर रखी थी जिसमें हजारों टाटा सोमो को पाकिस्तान भेजना था, बट रतन सर जी इस डील को तुरंत ही कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने कहा घाटा मंजूर है पर धोखा नहीं, पाकिस्तानियों से आज के बाद कोई भी डील टाटा मोटर्स या टाटा सन्स या टाटा कंपनी नहीं करेगा। और ग्राउंड रियलिटी में टाटा समूह और पाकिस्तानियों कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। टाटा समूह की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस की टोटल वैल्यूएशन पाकिस्तान के टोटल स्टॉक एक्सचेंज के इक्वल है। मतलब पाकिस्तान की एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी पाकिस्तानी कंपनियां आती हैं उन सब की वैल्यूएशन और टाटा कंपनी की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस की वैल्यूएशन के इक्वल है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें। सर रतन टाटा जी के ये क्वाइट्स एक बार फिर से सच हुए। एक दफा टाटा मोटर्स में लेबर यूनियन का स्ट्राइक हो गया बोनस के लिए, पर मैनेजमेंट देने को तैयार नहीं था। बात बहुत आगे तक बढ़ गई, ना मजदूर पीछे हटने को तैयार थे ना ही मैनेजमेंट। वहीं टाटा समूह के फेस इस समय सर रतन टाटा जी थे तो लोग उन्हीं को कोसने लगे, बुरा बोलने लगे। और ये स्ट्राइक 2017 में हुई थी तो उस समय सर रतन टाटा किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं थे, फिर भी वे अपनी कंपनी के लेबर से मिलने गए और जाकर उन्हीं के बीच बैठ गए और बोनस की मांग करने लगे। मैनेजमेंट बोला सर आप क्या कर रहे हैं। रतन सर जी अपने मजदूरों के साथ मिलकर मैनेजमेंट से लड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे आज के आज ही बोनस मिलना चाहिए। मैनेजमेंट करे तो क्या करे, वो बोले ठीक है सर जब आप कह रहे हैं तो बोनस दे देते हैं, पर बनता नहीं है। ये देखकर लेबर यूनियन शॉक्ड रह गए। यूनियन बोली बोनस हमें नहीं चाहिए, सर रतन जी हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। पूरी लेबर यूनियन स्ट्राइक को खत्म कर देती है। फिर उनकी सैलरी के साथ साथ लंच को भी ऐड किया। जहां यूनियन 10,000 बोनस की मांग कर रही थी, सिर्फ रतन सर के आने से सिर्फ और सिर्फ एक लंच पर मान गए। ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा जी। रतन सर जानते थे कि एक बड़ा अंपायर खड़ा करना है तो सबको साथ लेकर चलना है, अकेले कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में कितने महान थे वो आपको इस कहानी से जरूर पता चल जाएगा। रतन सर को एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलना था और पता है ये अवार्ड देने के लिए कौन आ रहे थे? इन्फोसिस के चीफ नारायण मूर्ति। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? नारायण मूर्ति की इन्फोसिस और सर रतन टाटा की टीसीएस दोनों का डायरेक्ट कंपटीशन है, पर रतन सर ने किसी को भी अपना कंपटीटर नहीं माना और अवार्ड देने से पहले नारायण मूर्ति जी सर रतन जी के पैर छूते हैं। इससे पता चलता है कि रतन सर कितने महान व्यक्तित्व के थे। रतन सर के एक क्वाइट्स और भी बहुत फेमस थे कि अगर आपकी जिंदगी में डाउनफॉल नहीं आता है तो शायद आप जिंदा हैं, पर आपकी जिंदगी मर चुकी है। एक वाकया है 1998 का, जब टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये रतन सर की ड्रीम्ड प्रोजेक्ट थी। दुर्भाग्यवश उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि अब तक भारतीय बाजार में जितनी भी कारें थी उनकी सफलता के पीछे विदेशी टेक्नोलॉजी थी। ऐसे में इंडिका कार को बेहतर मार्केट नहीं मिला, जिसके कारण कंपनी घाटे में चली गई। रतन सर ने इस कारोबार को बंद कर बेचना चाहा। 1999 रतन सर अमेरिका की एक बड़ी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। इसके बाद रतन सर ने बिल फोर्ड से मुलाकात की, लेकिन फोर्ड के मालिक ने उनका अपमान किया। बिल फोर्ड ने रतन सर से कहा कि अगर आप कार के बारे में कुछ नहीं जानते तो कार बनाना ही क्यों शुरू किए। और यही नहीं, बिल फोर्ड ने रतन सर से कहा कि वे उनकी कंपनी को खरीद कर उन पर एहसान करने जा रहे हैं। रतन सर इस घोर अपमान को सह गए और डील को कैंसिल कर भारत वापस चले आए और सही समय का इंतजार किया। समय का पहिया घूमा और जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रह जाने वाला है। साल 2000 में वैश्विक मंदी से फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। इसके बाद 2008 में रतन सर फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर कर लिया और अपने अपमान का बदला लिया। इसके बाद बिल फोर्ड का बयान आया कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान करने जा रहे हैं। एक और वाकया है सर रतन टाटा के करियर का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का फेल होना।
टाटा नैनो की कहानी। रतन सर पहले नैनो के प्लांट को लगाने के लिए कोलकाता चले गए, लेकिन ममता बनर्जी की वजह से वहां पर स्ट्राइक हो गई, जिसके बाद पूरा प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। अब गुजरात सरकार ने आगे आकर प्रॉपर्टी दी कि बस आप काम चालू कर दीजिए। पूरे प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया गया और फिर लॉन्च हुई टाटा नैनो, पर लोगों ने उसे खरीदने में पसंदीदगी नहीं दिखाई। जिन लोगों ने भी उसे खरीदा, जगह जगह पर गाड़ियां जलने लगी, राजनेता राजनीति करने शुरू कर दिए। इसकी चर्चा हम टाटा मोटर्स वाले वीडियो में करेंगे। इस गाड़ी को बनाने के पीछे रतन सर जी का कुछ मकसद था। उन्होंने एक बरसात की कहानी बताई कि कैसे एक परिवार दुपहिया पर बारिश के समय खराब मौसम का सामना कर रहा था, और उसी को पूरा करने के लिए सर रतन जी मात्र 1 लाख में 4 व्हीलर लॉन्च किए ताकि लोगों को खरीदने में आसानी हो। नैनो के फेलियर के बाद रतन सर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि अब हम सक्सेस होने पर तो पार्टी देते ही हैं, पर अब जब प्रोजेक्ट फेल भी हो जाएंगे तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे ताकि हम कुछ नया कर सके। यहाँ पर रतन जी की एक लाइन है कि लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय जंग के, वैसे ही इंसान को कोई नहीं खत्म कर सकता सिवाय उसके दिमाग के। इस प्रेशर में आके हम काम ही करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद टाटा मोटर्स में नए नए इन्वेजन हमेशा होते चले गए। जानेंगे कि रतन सर ने शादी क्यों नहीं की। अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वह शादी करने के बहुत करीब आ चुके थे। जब रतन सर लॉस एंजलिस में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको एक लड़की से प्रेम हो गया, जिसके बाद रतन सर ने उस लड़की से वादा किया कि शादी मैं आपसे ही करूंगा। पर इतने में उनकी दादी जी की तबीयत खराब हो जाती है और वे भारत चले आए, क्योंकि माता पिता के तलाक के बाद उनकी सारी जिंदगी दादी जी के साथ ही बीती थी। रतन सर लड़की से बोले इंडिया चलो, शादी वहीं पर करेंगे, पर लड़की के माता पिता उस लड़की को इंडिया नहीं आने देते हैं, क्योंकि उसी समय इंडो चाइना वार चल रहा था। जब रतन सर इंडिया आए तो उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। अब रतन सर वचन दे चुके थे तो वे पीछे कैसे हटते। भारत की रीत रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसके बाद रतन सर जीवन भर अकेले रहे, और ये बताता है कि रतन सर कितने लॉयल थे अपनी बातों को लेकर। आज उनकी मृत्यु से पूरा देश रो रहा है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी क्षति है। बाकी रतन सर के बारे में जितना भी बताएंगे उतना कम है। इनकी कुछ और बातें हैं कि कंपनी कैसे ग्रोथ करती है, ये सब सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में एक एक करके पूरा चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।